हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग सेट टू जो कि 6 to 8 का जो था बुक, उसको हम लोग सेट टू लेकर आए हैं। थोड़ा सा एक दिन हम छुट्टी पे थे, उसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। चलिए तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं आप लोग को बता दें। बीपीएससी टीआरई 4 का, ठीक है, कक्षा जो है आपका 6 to 8 रहेगा। सामाजिक विज्ञान में इसमें पहले भी आप लोग को बता देते, ज़्यादा हम कुछ इस बार नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। 52 सेट है। आज हम लोग इतिहास, भूगोल और राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इस चारों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आज हम आप लोग के लिए सेट टू लेकर आए हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप हमारा सेट वन, ठीक है, सेट वन नहीं देखे हैं तो जाइए वहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट में, यूट्यूब का चैनल प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एक अलग से, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 करके वहाँ पे लिखा होगा बीपीएससी टीआरई 4 का एक अलग से ग्रुप होगा और 6 to 8 के लिए, उसमें जाके आप हमारा सेट वन को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ कैसे आपको मिलेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको आप लोग पहले डाउनलोड कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे। वहाँ पे जाके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ प्रत्येक दिन रात में आप लोग को 8 बजे आप लोग को भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इस सेट को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हम लोग सबसे पहले अपना सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हम लोग शुरू करने वाले हिस्ट्री से, ठीक है। तो जिसका भी इतिहास होगा, चाहे ऑनर्स में हो या सब्सिडरी में हो, अगर आपको इतिहास है आपका, ठीक है, तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो आपको बता दें, इसमें हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को कवर करने वाले इतिहास में, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और इसे अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे है, जो जो कि लिखा हुआ है, आपका देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है जो कहा जा रहा है, नाना घाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है, ठीक है। तो नाना घाट अभिलेख जो है 21 राजवंश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना अपना आंसर देते चलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्यों चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत का निम्न में से कौन शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन सा शासक था, क्या वो बिंबिसार था कि पुष्यमित्र शुंग था कि बिंदुसार था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा अगर बात कर ले पहले बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार को क्या कहा गया है याद रखिएगा। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से, तो आपको यहाँ लिख भी देते हैं, देख लीजिएगा। अमित्र घात, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, बिंदुसार को जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा भद्रसार के नाम से, ठीक है, भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम जाना जाता है, तो भद्रसार के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे बिंदुसार जो था, देखिए बिंदुसार, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा उसका बेटा बिंदुसार था, ठीक है। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका बेटा अशोक हुआ। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, ठीक है, कि अशोक का दादा का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ, बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ, अशोक, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर ले थोड़ा सा यहाँ बिंबिसार के बारे में, तो बिंबिसार के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बिंदुसार से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि डाइमेकस, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, डाइमेकस नामक एक राजदूत था, वो किसके दरबार में आया था, ठीक है। डाइमेकस नामक राजदूत जो था किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि नाग दशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था। तो किस राजवंश का अंतिम शासक था नाग दशक, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हर्यक वंश का। अभी जस्ट आपको हम ऊपर में बताए हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। अभी जस्ट आपको ऊपर में बताए हैं, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे बात कर लें आपका नंद वंश, उस दिन भी सेट वन में भी बताए थे, आज फिर से बताने जा रहे हैं। नंद वंश से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है।
पहला पूछा जाता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो नंद वंश के संस्थापक जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा महापदानंद। कौन थे? तो महापदानंद, नंद वंश के संस्थापक महापदानंद। और एक पूछा जाता है आपका, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा घनानंद। ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, नंद वंश से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, घनानंद जो थे अंतिम शासक थे नंद वंश का। चलिए अगर हम बात कर लें यहाँ पे शिशुनाग, तो पहले भी बता चुके हैं, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्यों चलते हैं। 74 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है। अब बोलता है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है। क्या बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया है, कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो किसे कहा गया है, तो आप सबको पता होगा, जब बुद्ध जो थे अपना गृह को मतलब घर को जब त्याग किए थे, उसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है, जब बुद्ध जो थे अपना गृह त्याग किए थे, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। अगर हम बात कर ले यहाँ पे, जब बौद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था, तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, तो महापरिनिवारण। ये भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महापरिनिवारण। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, जब बौद्ध की जब मृत्यु हुई थी, तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, तो महापरिनिवारण कहा गया था। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, कि गौतम बुद्ध की जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि महावीर का जन्म मृत्यु कब हुआ था। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध जो थे, इनकी जन्म जो था ना, तो जन्म अगर याद रखिएगा तो आप मृत्यु निकाल सकते हैं 500 ईसा पूर्व में। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 500 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, किसकी, तो गौतम बुद्ध की। जब आपको मृत्यु निकालना हो तो मृत्यु निकालने के लिए क्या करते हैं, 80 माइनस कर दीजिएगा। अगर आपको जन्म याद रहे तो मृत्यु निकालने के लिए आप 80 माइनस कर लीजिएगा। जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 483 ईसा पूर्व में, इस समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप बोले सर हम डायरेक्ट याद भी तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 563 में जन्म हुआ था और 483 में यहाँ आपका मृत्यु हुआ था। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना, अभी तो आपको याद हो जाएगा, जब परीक्षा हॉल में बैठिएगा तो उसमें जब आपके पास प्रेशर होगा, या कभी भी अभी पढ़ रहे तो याद है, 2-4 महीना बाद आप भूल जाइएगा कि जन्म और मृत्यु में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। 563 में आपका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, मृत्यु आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो भूल जाइए कि जन्म कब हुआ था 483 में, कि मृत्यु कब हुआ था 563 में, ये कन्फ्यूजन बना रहता है। इसीलिए सिर्फ एक डेट को याद रखिए, जन्म 563 में हुआ था, मृत्यु के लिए क्या करना है, 80 माइनस कर लेना है। ठीक है, वो आपका मृत्यु निकल जाएगा। ये हो गया आपका गौतम बुद्ध का। अगर हम बात करें महावीर का, तो महावीर का जन्म कब हुआ था, ये सबको पता है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इनका अगर जन्म इस समय इनका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनका मृत्यु निकालने के लिए, महावीर का मृत्यु कब हुआ था, कुछ नहीं करना, उसमें आप मृत्यु निकालने के लिए 80 माइनस किए थे, इसमें आपको 72 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, तो 72। तो जो भी डाटा आएगा 72 माइनस करने पर यह आपका आ जाएगा 468 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो इस समय इनका, ठीक है, मृत्यु हुआ था। क्या हुआ था, तो मृत्यु हुआ था। ठीक है, अब इसमें यही याद रखना है कि महावीर का जो जन्म था 540 में, मृत्यु निकालने के लिए हमको 72 माइनस करना है, और गौतम बुद्ध का मृत्यु निकालने के हमें 80 माइनस करना है। बस यही सिंपल याद रखिए, बाकी आप ये 468 और 463 में आपको हमेशा कन्फ्यूज होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात कर ले गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, आप सबको पता है, सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन अब ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब कि उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में। कौशल, अब श्रावस्ती क्या था, कौशल देश की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। तो सबसे ज़्यादा जो अपना उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। फिर एक प्रश्न पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था सारनाथ में, उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था। ध्यान सुनिएगा, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ देते, सारनाथ में, उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, तो याद रखिएगा उसे आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था, तो धर्म चक्र। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, समझ आइएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था किसको, तो बौद्ध धर्म अपना प्रथम उपदेश देते सारनाथ में, उसी को। चलिए अगर हम बात कर लें गौतम बुद्ध में जो अपना उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे,
जब गौतम बुद्ध पूछेगा किस भाषा में देते थे तो याद रखिएगा पाली भाषा में, और जब पूछेगा महावीर जो थे किस भाषा में देते हैं तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें भी कन्फ्यूजन होते रहता है। चलिए यहाँ तक हो गया। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछता है 75 नंबर कि अद्वैत सागर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है। ठीक है, तो कौन है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का, ये हो जाएगा आपका सेन वंश का शासक कौन, तो बल्लाल सेन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर, तो देखिए क्या कहा जाता है कि पाल वंश का शासक धर्मपाल। ठीक है, तो अगर हम धर्मपाल की पहले हम बात करें तो देखिए धर्मपाल ने क्या किया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था, ये याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, धर्मपाल ने। एक क्वेश्चन पूछा था कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिए गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपका, उदंतपुरी, याद रखिएगा कौन सा, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने किया था। दो क्वेश्चन, पहला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन थे, तो गोपाल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कि दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का राजवंश का संस्थापक शासक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का, ये हो जाएगा आपका मालखंड के राष्ट्रकूट का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को चलते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे। तो रामानंद के शिष्य तो कौन थे, तो याद रखिएगा कबीर भी थे, रैदास भी थे और धना भी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह, ठीक है याद रखिएगा, जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था। तो जहांदार शाह जो था औरंगजेब के बाद बैठा था, तो किन मुगल शासक के बाद बैठा था, तो याद रखिएगा ये जो था, ठीक है, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह और अहमद शाह के बाद बैठा था, यानी कि ये तीनों के बाद बैठा था कौन, तो जहांदार शाह। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर प्रश्न देखिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1527 ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा। ठीक है, तो देखिए बाबर का चार युद्ध है, चारों युद्ध को एकदम गौर से देखिएगा। पहला युद्ध, पहले इसका हम आंसर बता देते हैं फिर आप लोग भूल जाइएगा। तो 1527 में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था, याद रखिएगा खनवा के युद्ध में। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर ले बाबर के युद्ध के बारे में, तो बाबर का पहला युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाबर का पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, ये कब हुआ था, 21 अप्रैल, याद रखिएगा, अगर हम लिख दें तो 21 अप्रैल, याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए फिर अगला हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बाबर का मतलब कि दूसरा युद्ध जो आपका खनवा का युद्ध हुआ था, तो खनवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में, यहाँ सामने देख रहा होगा। बाबर और किसके बीच हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा ये खनवा का युद्ध जो था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें विजय कौन हुआ था, तो इसमें विजय आपका बाबर हो गया था। ठीक है, इसमें विजय आपका बाबर का हुआ था। चलिए और थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं। एक कहावत भी है, पहला कहा जाता है पहले बाबर ने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध। चल दिया का मतलब क्या होता है, चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी 1528 में। देखिए पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में, चल दिया 28 में, च से चल दिया, च से चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में। यहाँ तक हो गया आपका। चलिए अब इस युद्ध में किसके विजय हुआ था, ठीक है, अच्छा किसके किसके बीच हुआ था, अगर हम बात करें चंदेरी का युद्ध, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा मेदिनी राय, किसके बीच हुआ था, तो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो जीता कौन था, तो बाबर जीत गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1528 हो गया। इसके बाद एक लास्ट युद्ध हुआ था आपका घाघरा का युद्ध, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 6 मई, याद रखिएगा 6 मई 1529 में हुआ था। ठीक है, अभी किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा अफगानों एवं बाबर के बीच। ठीक है, इसमें कौन जीता था, तो इसमें भी आपका बाबर जीता था। ठीक है, तो यहाँ से 4 युद्ध आपको हम इंपॉर्टेंट था वो बता दिए। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खनवा का युद्ध,
तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा घाघर का युद्ध। ठीक है, अब इसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, 1530 में बाबर मर जाता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 नंबर में है कि थाओडो कुकी जनजाति विद्रोह के संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। पहला है आपका विद्रोह का क्षेत्र मणिपुर है, तो कुकी जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से? तो मणिपुर से, बिल्कुल सही है। आगे आपका कि विद्रोह का काल जो था 1917 से 1919 तक चला था, तो बिल्कुल सही है, 1917 से लेकर 1919 तक था। नेता जांदोंग नंग थे, तो ये भी आपका सही है, बिल्कुल। तो यह हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्यों चलते हैं। 81 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखिए। 81 में प्रश्न है आपका स्क्रीन पे। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? तो आपको पता है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सही, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकल भागने में सफल रहे थे? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण कहाँ से भागने में सफल रहे थे? तो याद रखिएगा ये आपका हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो याद रखिएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या कहा जा रहा है, देखिए आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? ठीक है, तो आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 84 का? याद रखिए ये हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि औरंगजेब की पत्नी रबिया उर्द दुरानी की कर्बगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, कि किस राज्य में? सबको पता है कि बीबी का मकबरा किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 का? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या कहा जा रहा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित है, एक सबसे पुरानी मस्जिद है। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो आपको पता है ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ पड़ता है? ये आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो था ना, एक पाठशाला था। पहले जो था 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो एक पाठशाला था। इस पाठशाला का नाम क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक पाठशाला था। ठीक है, इस पाठशाला का नाम क्या था? तो याद रखिएगा सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, कंठाभरण इस पाठशाला का नाम था। ठीक है, और क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन है आपका जिस पूछा जाता है सरस्वती कंठाभरण विलास किसकी उपाधि है? ठीक है, सरस्वती कंठाभरण विलास जो था ये किसकी उपाधि है? तो याद रखिएगा ये आपका तानसेन का उपाधि है। एक है आपका सरस्वती कंठाभरण क्या है? तो एक पाठशाला था, 2.5 दिन का झोपड़ा। एक इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है सरस्वती कंठाभरण विलास ये किसकी उपाधि है? तो ये आपका तानसेन का उपाधि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या कहा जा रहा है, चलिए 87 प्रश्न है। कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उसमें श्रम मंत्री कौन थे? ये पूछा जा रहा है 87। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 88। 88 में क्या है, आइए 88 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सुन्नी और शिया किस धर्म या पद के दो प्रमुख संप्रदाय थे? तो ये किस धर्म के थे? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस्लाम। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी मानी जाती है? ठीक है, तो भारत की पहली मस्जिद जो है वो आपका चेरामन जुमा मस्जिद माना जाता है। ठीक है, इसके जो थे इसका निर्माण कौन किए थे? तो याद रखिएगा मलिक, इसका निर्माणकर्ता कौन थे? तो मलिक दिनार। ठीक है, मलिक बिन दिनार था, मलिक बिन दिनार। इसके निर्माण कौन किया था? भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद, इसका निर्माण मलिक बिन दिनार ने किया था। ठीक है, अभी मस्जिद कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा, ये मस्जिद आपका केरल में है। ये मस्जिद आपका कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा। सी नंबर क्या कहा जा रहा है कि मलिक दिनार मस्जिद
देखिए भारत की पहली मस्जिद बोलेगा तो चेरामन जुमा मस्जिद। अब पूछेगा भारत की दूसरी मस्जिद कौन थी, तो यही था आपका मलिक दिनार मस्जिद जो है भारत की सबसे पुरानी दूसरी मस्जिद है। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। जियारत शरीफ ये कहाँ पे है, ये आपका एक प्रकार का मदरसा है। ठीक है, ये आपका यूपी में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये आपका यूपी में है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया के व्यापक संबंध था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं कालीबंगा के बारे में या कालीबंगन के बारे में, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा काली चूड़ियाँ। ठीक है, अगला पूछा जाएगा कालीबंगन जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, ये भी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगन से हुआ है। नक्शेदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगन से हुआ है। कालीबंगा जो था किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, बात करें रोपड़, तो रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो ये भी आपका सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त का संकलन है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त का संकलन है, तो ये याद रखिएगा 1028। ऑप्शन नंबर कहीं पे है नहीं है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहा जाता है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, इस सबको पता है, ग्रीविज या राजगृह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इससे यहाँ से याद रखिएगा कि मगध के सबसे प्राचीन वंश, ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, तो वृहद्रथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 93 क्यों, 93 में क्या है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब इसका PDF कैसे मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में प्रत्येक दिन रात में 8 बजे आप लोग को PDF भेज दिया जाएगा और 10 बजे इसका आंसर आप लोग को मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए तो 93 में प्रश्न कहता है कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किसकी संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व भूमि मुक्त भूमि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को चलते हैं। 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, तो आपको भी पता है जंतर मंतर का निर्माण आपका जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, कौन किया था, तो जयसिंह। तो जयसिंह कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, याद रखिए जयसिंह ने करवाया था, इसका ऐसे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे, ये सबको पता होगा कि वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। थोड़ा सा अगर हम बात कर लें कि वंदे मातरम को पहली बार कहाँ गाया गया था, ठीक है, और कब इसको गाया गया था, तो याद रखिएगा 1896 में। कब, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है, यहाँ पे है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो था इसका मुख्य कारण क्या था, तो लिखा हुआ है, एक मिनट कहीं, अच्छा यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, इसका कारण क्या था यहाँ पे नहीं दिया हुआ, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। वैसे आपको हम बता देते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जब शामिल हुआ था, इसका कारण था जापान जो था वो अमेरिका के हवाई द्वीप पर, ठीक है, हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिका के नौसैनिक अड्डा पे क्या किया था, हमला कर दिया था, जिसके कारण अमेरिका जो था द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। और इसका बदला जो है आपको हिरोशिमा नागासाकी जैसे स्थान पे बम गिराकर अमेरिका लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्या कहता है, तो देखिए कहा जा रहा है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था, तो याद रखिए कुबलई खान। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 98 नंबर, देखिए क्या कहा जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली मस्जिद बस्ती कौन सी थी। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लीजिए।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का, आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स टाउन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। तो ये किस क्रांति से संबंधित है, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर में क्या कहा जा रहा है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। ठीक है, तो कौन सा महिला जो थी क्रांतिकारी मारी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रीतिलता वाडेदार जो थी वो मारी गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। याद रखिएगा, आपसे नहीं था पूछ रहा था। ठीक है, याद रखिए कौन कौन है, नहीं था में कितना को याद रखिए, कौन कौन है ये याद रखिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए अशफाक उल्ला खां, ये आपके थे। राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी आपके थे। इसके बाद आता है राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, ये भी आपके थे। और दूसरा था आपका रोशन, ठीक है, रोशन सिंह। तो यहाँ से 4 आदमी का नाम आपको हमेशा याद रखना है। पहला अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा, तीसरा पे आपका राजेंद्र लोहाड़ी, और चौथा पे आपका रोशन सिंह। अब आप ही बताइए, जब ये आपको याद रहेगा तो इसमें से कौन नहीं था पूछ रहा है, तो कौन नहीं था, प्रफुल्ल चक्की नहीं थे, ये तो कहीं और बम कांड में शामिल थे, आपको भी याद होगा। खैर, उस पर चर्चा करेंगे कभी। आइए क्वेश्चन नंबर 102 क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो किस भाषा में जो था पहला प्रकाशित हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उर्दू। ठीक है, चलिए, गदर पार्टी देखिए, यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था, तो ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, अच्छा, ये कब हुआ था, सॉरी, ये तो 1913 में तो आपको है ही यहाँ पे, याद रखिए, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, गदर पार्टी से इतना काफ़ी है। चलिए, अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है गदर पार्टी से कि देखिए, पहले जो था ना, पहले वो जो था आपका, जब कहा जाता है इसके बाद 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से यह किस भाषा में छपने लगा था। जैसे उर्दू भाषा में, ये तो नवंबर में छपता था, लेकिन फिर पूछा जाता है कि उर्दू भाषा से ये किस भाषा में छपने लगा था। यानी कि 9 दिसंबर 1913 में ये जो था रातों रात बदल कर किस भाषा में छपने लगा था, तो गुरुमुखी भाषा में छपने लगा था, जिसमें अंग्रेजों का, ठीक है, काला चिट्ठा जो होता था उसमें छपने लगा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 103 के चलते हैं। 103 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप चार्ल्स मेसन ने किया था। हड़प्पा के बारे में बात कर ले तो हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे है। हड़प्पा की खोज कौन किए थे, तो दयाराम साहनी किए थे 1921 में। अगर पूछेगा हड़प्पा की खोज तो दयाराम साहनी किए थे 1921 में, और माधव स्वरूप कब किए थे, तो 1926 में किए थे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में क्या कहा जा रहा है, आइए, 104 में प्रश्न है आपका कि किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो किस चरण को कहा जाता है, तो 14 से 16वीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था। तो पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था, तो वो एक प्रकार का चित्रकार था। ठीक है, चलिए, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्या कहा जा रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन थे। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो 1733 में किए थे, कौन, जॉन के किए थे। ठीक है, अच्छा, जब पूछेगा आपका स्पेनी जेनी जो थे, इसके आविष्कारक कौन थे, तो जेम्स हारग्रीव्स थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 को चलते हैं। 107 में प्रश्न क्या कह रहा है, आइए, कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ये आपको भी पता है, भारतीय राष्ट्रीय का विभाजन जो था ये आपका 1907 में हुआ था। एक गर्म दल और एक नरम दल 2 भागों में बट गया था। ठीक है, चलिए, किस अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन में। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 को चलते हैं। 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, आ गया 108 नंबर, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। तो याद कीजिए, वही प्रफुल्ल चक्की वाला। ठीक है, तो किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, तो ये आपका बाई डेट याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये जो था आपका 30 अप्रैल, कब, तो 30 अप्रैल, याद रखिएगा, बाई डेट 30 अप्रैल 1908 में हुआ था। यहाँ पे ला है, समझ लीजिएगा, 30 अप्रैल 1908 में हुआ था। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल थे, तो एक प्रफुल्ल चक्की है, एक आपका खुदीराम बोस। अब देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, तो 11 अगस्त।
ठीक है, 11 अगस्त 1908 में दिया गया था। और इनके जो साथ में थे प्रफुल्ल चक्की, वो क्या किए थे, वो अपने आत्महत्या कर लिए थे। इन लोग का इरादा कुछ और था, लेकिन गलती से कहीं और बम गिर गया था। एक जज को मारने का था, लेकिन बम जो था आपका केनेडी नामक व्यक्ति के गाड़ी पे गिर गया था, जिसके कारण उसमें सवार 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, खैर चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1908 हो जाएगा, 30 अप्रैल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 109 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवकों ने भाग लिया था, तो कितने ने लिया था, तो 28 ने लिया था। ठीक है, चलिए अगर बात करें दांडी यात्रा ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका 12 मार्च से लेकर, ठीक है, 12 मार्च 1930 में। और इसका जो था अंत कब हुआ था, तो ये आपका 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, गद्दर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। अभी जस्ट आपको हम बताए थे गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, लाला हरदयाल किए थे। कहाँ पे किए थे, तो सैन फ्रांसिस्को में किए थे। ये सब अभी जस्ट आपको ऊपर में बताएं। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों हिस्ट्री का जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी की ओर चलते हैं, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए तो जो लोग अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन 8 बजे रात में आप लोग को इसका PDF भेज दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। उसके लिए हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और प्रत्येक दिन इसके बाद 10 बजे दिन में वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बनाने के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर भूगोल की ओर चलते हैं। आइए 71 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। तो कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात में है, तो याद रखिएगा हजीरा कहाँ पे, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, पारादीप बोलेगा तो ये आपका उड़ीसा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है, कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। तो कौन नहीं है, तो याद रखिएगा रानी की वाव, ये आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73। इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे है कि कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो कौन सा बांध महानदी पर स्थित है, देखिए, घुमरा पदर बांध ये भी आपका महानदी पे है, दुधवा बांध ये भी आपका महानदी पे है, और यहाँ पे है हीराकुंड बांध ये भी आपका महानदी पे है। तो कौन सा स्थित है, तो कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कहा जा रहा है, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धति के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, बीज बचाओ आंदोलन इसके द्वारा भी किया गया था, नौदानी इसके द्वारा भी किया गया था, नहीं ये नहीं था, सॉरी, इसमें आपका 2 ही आ जाएगा, एक बीज बचाओ आंदोलन, अभी कहा जाएगा तवा मत्स्य संघ। ठीक है, चलिए बीज बचाओ आंदोलन जो था ये आपका 1980 में हुआ था, ये आपका कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74-75 को चलते हैं। 75 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए, कहा जा सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करती है। तो कौन कौन राज्य ऐसा है जो सरदार सरोवर बांध को कवर करती है, तो देखिए पहला हो जाएगा आपका गुजरात, तो बिल्कुल सही है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बी और सी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 76 की चलते हैं। 76 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए, अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई थी, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 को चलते हैं। 77वां प्रश्न क्या कहता है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल का संचयन को कानूनी द्वारा अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, चलिए ये आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। मेक्सिको जो है, मेक्सिको में वहाँ का कृषि को किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मिल्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं, तो ब्राज़ील में रोका के नाम से जानते हैं। और वियतनाम की जैसे झूम खेती नहीं था उसी प्रकार से है, तो वियतनाम में किस नाम से जानते हैं, तो वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में बोलेगा तो लद्दाख के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हिसाब से आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में प्रश्न कहता है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो 18 अप्रैल, ये भी याद रखिएगा, 18 अप्रैल
1951 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले किस राज्य में, तो तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है, तो क्या निहित है ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण आपका निहित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। चीन किस किस चीज़ में आगे है, तो चावल, सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, इस सब में आपका चीन आगे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो याद रखिए शुमाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 83 प्रश्न है आपका कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, तो मुंडा और संथाल जो थे किस पेड़ की पूजा करते थे, वो महुआ की करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न क्या है, आइए भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत, तो याद रखिएगा ये है इसका राइट आंसर 27%। पठार से, मैदान से बोलेगा, मैदान से कितना परसेंट है, तो याद रखिए मैदान से आपका 43%। ठीक है, मैदान बोलेगा तो 43%। पर्वत या पहाड़ बोलेगा, ठीक है याद रखिएगा पर्वत या पहाड़, ये भी याद रखिएगा पर्वत पहाड़ बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका 30%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को चलते हैं। 86 में प्रश्न क्या कहता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहा जा रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 को चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, तो किस में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमांकन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, आइए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सबको पता है ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है पालर या पलार पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस राज्य में जाना जाता है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को चलते हैं, कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी थी, तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा आपका 91, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92 कहा जा रहा है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए ये आपका गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर्ती घाटी का भूतापीय षड्यंत्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का, ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, हाँ ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 94 में क्या है, आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 94 के चलते हैं, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा था, आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। 94 नंबर प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, अधात्विक खनिज कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, एक होता है धात्विक एक होता है अधात्विक। ठीक है, तो फिलहाल ये आपसे क्या पूछा है, अधात्विक खनिज कौन है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले इसका आंसर आपको बताते हैं, अधात्विक खनिज में कौन हो जाएगा, तो अभ्रक। अभ्रक क्या है आपका, ये आपका अधात्विक खनिज है। देखिए अधात्विक खनिज कौन कौन होता है, देखिए अभ्रक हो गया, नमक हो गया, हीरा हो गया, संगमरमर हो गया,
चूना पत्थर, जिप्सम, ये सब क्या है? ये सब आपका अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अब बोले सर जब अभ्रक अधात्विक खनिज में आ जाता है तो धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? तो धात्विक, याद रखिएगा, जब धात्विक खनिज का उदाहरण पूछ ले वो भी याद रखिए, एक जगह आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब आपका धात्विक खनिज का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर प्रश्न क्या क्या कहता है कि भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो भारत में खाद की सर्वाधिक राज्य की खपत जो है किस राज्य में होती है? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पंजाब, ठीक है। थोड़ा सा इधर खट खट का आवाज़ आ रहा होगा, प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया था? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया हुआ नहीं दिया हुआ, उपयुक्त में से नहीं सॉरी, अच्छा लेटराइट मिट्टी पूछा जा रहा है ना। देखिए ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में पाया जाता है, कर्नाटक में भी, उड़ीसा में भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है ना, आयरन और सिलिका की बहुलता बहुत ज़्यादा होती है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 के चलते हैं। कहा जाता है कि मसालों का बगीचा के उपनाम से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मसालों का बगीचा जो था उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केरल। 98 नंबर प्रश्न के चलते कहा जा रहा है कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पुरानी को बांगर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कहा जा रहा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता, तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए। 100 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो सामान्य दिशा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन को चलते। कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब बांग्लादेश को तो जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो वही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत का मानसरोवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 के चलते। 102 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा गया है? ठीक है, तो किस राज्य को? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर आपका 103। 103 में क्या कहा जा रहा है? खरीफ की फसल बोई जाती है, ये आपको पहले भी हम बताए थे, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ठीक है। सेट 1 में ही आपको क्लियर करते हैं खरीफ की फसल किसे कहते हैं और रबी फसल कौन कौन सी होती है। चलिए तो इसको राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। 104 नंबर क्वेश्चन के चलते। 104 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 104 नंबर प्रश्न है आपका स्क्रीन पे। कहा जा रहा है भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित किया गया था? तो किस पठार पे किया गया था? तो ये आपका छोटा नागपुर पठार पे किया गया था। अगला क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। इसमें कहा जा रहा है इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की पूछ रही है, तो इसमें आपका नहीं दिया हुआ उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 के चलते। 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, देखिए 106 नंबर प्रश्न है आपका अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक हो सकता है? ठीक है, तो कौन सी फसल के लिए घातक हो सकता है? तो चाय के लिए, चाय के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि चाय के लिए जितना वर्षा की जरूरत होता है वो होता है 200 सेंटीमीटर वर्षा चाय के लिए ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। चलिए अगर बात कर लें यहाँ पे हम चाय में, तो चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय जो ना ये आपका असम राज्य में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर देश के नाम पूछें तो सबसे ज़्यादा चाय चीन में, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लें कॉफ़ी में, तो कॉफ़ी में जो होता है कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन पाया जाता है, याद रखिएगा कॉफ़ी में आपका कैफीन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 के चलते हैं। कहा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कौन तथा निम्न में से कौन सुनामी से संबंधित नहीं है? तो कौन सुनामी से संबंधित नहीं है? महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं ये तो शामिल नहीं है। इसके होने का मूल कारण भूकंप है, तो ये भी सही है। लेकिन कहा जा रहा है कि किसी पर्वत की ऊंचाई
चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, तो प्राकृतिक घटना ये पर्वत की चोटी पर हो रहा है, ये आपका शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है, तो ऊसर मृदा जो है किस जिले में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिवान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए विख्यात हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अब यहाँ से आप लोग का पॉलिटी की ओर, इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पॉलिटी का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आइए देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए इसमें कहा जा रहा है आपका कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किस राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, तो 5 वर्षों में क्या गठित करती है प्रत्येक सरकार, तो याद रखिए वित्त आयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 112 नंबर, भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत का जो महान्यवादी होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की चलते हैं। 113 नंबर कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति उम्र कितना होती है, तो याद रखिए इनकी जो उम्र सीमा होती है वो 65 वर्ष की होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 के चलते हैं। 114 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसमें कहा जा रहा है आपका कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है किसके प्रति जवाबदेही होता है, तो ये आपका लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न की चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कि संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1947 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में अनुसूचियों में से कौन 3 सूची जैसे संघ राज्य और समवर्ती सूची को मूर्त रूप देता है। ठीक है, तो कौन देता है, तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा, ये सब 7वीं सूची में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहा जाता है 117 नंबर, मौलिक अधिकार से संबंधित है। कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसे जारी कर सकते हैं, तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा रिट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, कहा जा रहा है क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 119 का, तो यह अधिक उत्तरदायी होता है, तो बिल्कुल सही है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता होती है, तो बिल्कुल सही है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि ए बी सी तीनों का तीनों सही है, तो हम कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह में करता है। ठीक है, तो किसकी सलाह में करता है, तो ये हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद की सलाह में करता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 कहता है दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है। ठीक है, तो क्या सुझाव देता है, तो ये पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करता है। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्या कह रहा है, देखिए किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, ये कथन किसका था, तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की चलते हैं। 123 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए 123 में प्रश्न है आपका कि शिक्षा का अधिकार जो अप्रैल 1910 में प्रभाव में आया था किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 123 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 के चलते हैं। 114 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए 124 में कहा जा रहा है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए। ठीक है, तो इस सब आपको हम सेट 1 में ही बताए थे, बहुत डिटेल से बताते हैं 1976 1968। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो 124 का राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन, और ये 1968 रहा था, 78 रहा था, तो ये हो जाता 44वां संविधान संशोधन में। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है आपका कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो क्या सही नहीं है, जिसमें कहा जा रहा है जुलाई 1946 विश्व की प्रथम सभा हुई थी, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 126 नंबर कहते हैं। 126 नंबर निम्नलिखित में कौन सा बेल्जियम मॉडल में का तत्व नहीं है, तो कौन बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए
इसमें कहा जा रहा है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 128 नंबर क्या है, देखिए काली शक्ति यानी कि ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था। तो काली शक्ति बोले या ब्लैक पावर बोले तो ये 1966 में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहा जा रहा है। इसमें है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है। तो कौन सा वैध तर्क नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सॉरी इनमें से कोई नहीं। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 130वां प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। तो कौन नहीं करता ये पूछा जा रहा है। देखिए एस्टोनिया नहीं करती है, फिजी भी नहीं करता, सऊदी अरब भी नहीं करता। तो इस अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 130 का। तो हम कर सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। 131 में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है। तो वैसा लोकसभा की संख्या बताना जो 40 से अधिक है, ठीक है। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए। इसमें क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 80 है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 48, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 42। और 40 को क्या कहाँ का है, तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 40 है। झारखंड की बात करेगा तो झारखंड में 14 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 को चलते हैं। 132 में क्या कहा जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया तो किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 132 का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 2005 में। अगला प्रश्न है आपका 133 नंबर। 133 नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सबको पता है राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 134 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106वां में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 को। 135 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 135 में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो किस वर्ष लागू किया गया था, तो याद रखिए 1993 में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 136 नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी। तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 2006 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे 137 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। तो किस कारण से पड़ती है, तो ये हो जाएगा आपकी अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 में क्या कहा जा रहा है, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो कितनी निर्धारित किया गया है, तो याद रखिए 552। ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ नहीं, तो उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका 139 नंबर, जिसमें कहा जा रहा है किस वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है। तो किस में है, तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा तो संसद में, ठीक है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रान देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संघीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 को चलते हैं। 141 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए 141वां प्रश्न है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है। तो ठीक है, कौन करता है, तो ये आपका प्रधानमंत्री करते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 144वां प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान में सर्वाधिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसे हम हृदय एवं आत्मा का अधिकार भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 को चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक, ठीक है, कितने वर्षों पर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 145 का, तो याद रखिएगा वर्ष में सिर्फ एक बार होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। तो इसमें मूल रूप से क्या अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा आपका शक्ति गुटों के प्रति तटस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 147 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है, अल्पसंख्यक
आइए, कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई थी, तो ये इसको कब दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 1992। देखिए दोस्तों, आज खट ज़्यादा कर रहा है, इसीलिए आज हम लोग सिर्फ इसमें पॉलिटी को ही कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 148 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 148 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये है कि मानवाधिकार को विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 149 नंबर है ना, तो ये हो जाएगा आपका सी, 149 में आ गया, 148 हो गया था। चलिए ठीक है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10। आवाज़ का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष का समर्थन किया था, तो कौन किया था, तो ये आपका हो जाएगा जॉन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा खट के आवाज़ आ रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है। देखते हैं अर्थव्यवस्था कहाँ तक हो पाती है। ठीक है, आइए अर्थशास्त्र की शुरुआत करते हैं। आपको लोगों को थोड़ा खट का आवाज़ जा रहा होगा, माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सा बगल में काम लगा हुआ है। देखते हैं अर्थशास्त्र कहाँ तक होता है। देखिए कहा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं का समान वितरण स्थापित करना है। ठीक है, तो किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 112 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत में किस आयु वर्ग को श्रम बल जनसंख्या के रूप में माना जाता है, तो किससे माना जाता है, तो 15 से लेकर 59 वर्ष तक का माना जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन को चलता है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना इतिहास में अनवरत योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो किस वर्ष, तो 1978 में से शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की आवश्यकता व्यक्त की गई है, तो कितना प्रतिशत, तो ये हो जाएगा आपका 6%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो किस शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 116 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए मांग के लिए होना जरूरी है, तो मांग के लिए क्या होना जरूरी है, तो कहा जाता है इसमें आपका वस्तु की इच्छा होना चाहिए, साधन होना चाहिए, खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है आपका यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग क्या होगी, अगर मूल्य बढ़ रहा है तो मांग उसका क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि घटती है। 118 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण उसके हाथ के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक बना था, तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 119 नंबर, 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको जानते हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 120 में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसका डायरेक्ट आंसर क्यों चलते हैं, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्शल। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है, तो औसत आय को हम किस नाम जानते हैं, तो प्रति व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो किस संगठन के द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका UNDP के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए 123 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 123 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग क्या कहलाता है, तो अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। माना कि नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका जौ जो नहीं है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 कहा जा रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो आधार क्या था, तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। 127 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था एक साथ, जो कि आपका 1969 में किया गया था। खुले बाजार की नीति किस क्रिया की नीति का अंग है, ठीक है, तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सामान्य स्थिति में बेरोजगारी बिल्कुल सही है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी भी सही है, वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन को चलते कहा जा रहा है NFHS
5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी थी? तो किस राज्य में था? तो ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 130 का। तो याद रखिए बिहार। बिहार जो है इसमें प्रथम स्थान पे आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्थान पे आपका झारखंड आता है, तीसरा पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, यानी कि 1, तब इसके बाद झारखंड, तब आपका उत्तर प्रदेश 3, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन का और है बचा हुआ है, उसको भी खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं, थोड़ा सा बोले हैं। देखिए भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग कितना है 2019-21 के अनुसार है बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है, ठीक है। तो क्या कारण है? तो इसमें आपका पोषण में सुधार हो सकता है, स्वच्छता में सुधार हो सकता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था? तो ये आपका 1949 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था, तो पहला कदम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 135 में प्रश्न क्या कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक था, ठीक है। तो किस क्षेत्र में था? तो तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान था। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 136 में क्या कर रहा है कि बिहार के वित्तीय मंत्री विजय चौधरी ने 23-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया था? तो कितने रुपए का बजट को पेश किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 को चलते हैं। 137 में प्रश्न क्या कहता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं, तो अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं क्या होती है? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एकाधिकार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? तो इसमें क्या होता है? तो 1 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 139 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या होती है, तो क्या होती है? तो 139 का हो जाएगा, तो बहुत अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 140 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए मछली हरी सब्जी का बाजार होता है, तो मछली हरी सब्जी का बाजार क्या होता है? तो ये हो जाता है स्थानीय। 141 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 141 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पैमाने में बढ़ते हुए प्रतिफल का आशय है, तो क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आइए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 को चलते हैं। 142 में प्रश्न क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि निर्धन में भी निर्धनतम व्यक्ति की खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा योजना आरंभ की गई थी? तो कौन सा योजना को आरंभ किया गया था? तो योजना अंत्योदय योजना, ठीक है, इसको शुरू किया गया था। 143 की ओर चलते हैं। 143 में प्रश्न क्या कहता है, मुद्रास्फीति किस कारण होती है? ठीक है, तो किस कारण होता है? मुद्रा पूर्ति वृद्धि से होती है। 144 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा आज फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बगल में काम लगा हुआ है, खटखट ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा इसकी वजह से, ठीक है। आइए तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 145 में क्या कहता है, सरकार द्वारा वर्ष 2005 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रति माह निर्धारित रेखा की राशि निर्धारित की गई है, तो कितना किया गया? तो 356 रुपया किया गया है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 146 नंबर कहा जा रहा है सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदारीकरण हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो किस उद्देश्य से किया गया था? तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति की जांच करने के हेतु किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 को चलते हैं। समान मूल्य का निर्धारण होता है, तो समान मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें कैसे होता है वो बता देते हैं, याद रखिएगा। मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होता है तब होता है, ठीक है। चलिए 149 नंबर देखते हैं। कहा जा रहा है जीवंश के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता का मूल्य का निर्धारण होता है, तो कैसे होता है? तो इसमें होता है आपका सीमांत उपयोगिता द्वारा होता है, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है, देखिए कि एकाधिकार की विशेषता क्या है? तो एकाधिकार की विशेषता क्या है? एक फर्म उद्योग तथा निकट प्रतिस्थापना पत्र का अभाव। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग बस आज का जो सब्जेक्ट था उसको कवर किए हैं क्योंकि बगल में आपका खटखट का आवाज़ इसमें ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। कल से हम लोग हिंदी इंग्लिश को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो से बने रहिएगा हमेशा, मतलब कि रात में याद रखिए 8 बजे रात में आज
रात में भी आप लोग को PDF ऐसे ही करके आज रात में 8 बजे भेज दिया जाएगा। कल 10 बजे दिन में इसका डिस्कशन कर दिया जाता है। तो PDF कैसे प्राप्त होगा, तो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ रात में 8 बजे भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त लोग के पास। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं सेट 3 लेकर। जय हिंद, जय भारत।